हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जो एक क्लास 10th का आईसीएसई का पोएम है, दैट इज़ अ कंसिडरेबल स्पेक विच इज़ रिटन बाय अ रॉबर्ट फ्रोस्ट, जो कि वेल नोन ऑथर हैं। तो आज हम इस पोएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इस पोएम को बहुत डिटेलिंग से समझने वाले कि आखिर इस पोएम में है क्या, क्या बताना चाह रहा है पोएट, क्या कहना चाह रहा है। अब नॉर्मली जब स्टूडेंट्स इस पोएम को फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि ये बस एक टाइनी इंसेक्ट के बारे में पोएम है और हो गया बस ये। बट इसका डीप डेप्थ मीनिंग अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। बट एक्चुअली फ्रॉस्ट यहाँ एक बहुत डीप फिलोसॉफिकल मैसेज देते हैं अबाउट इंटेलिजेंसी, अवेयरनेस, थिंकिंग एबिलिटी, वैल्यू ऑफ लाइफ। और हम इस वीडियो में इस पोएम को एग्जैक्टली फ्लो के अकॉर्डिंग समझेंगे कि आखिर इस पोएम में है क्या, क्या कहना चाह रहा है। पोएम ऑलमोस्ट हर एक लाइन के मीनिंग को नेचुरली एक्सप्लेन भी करूँगी मैं, जिसमें हर एक लाइन कवर भी होगी और आपको समझ भी आएगा कि आखिर ये पूरी पोएम ऑल ओवर है किस चीज़ के बारे में। तो हम थोड़ा सा ना पहले समझ लेते हैं कि रॉबर्ट फ्रोस्ट क्योंकि बहुत ही वेल नोन पोएट है। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट ना एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट थे, जो सिंपल लैंग्वेज में डीप मीनिंग के साथ पोएम्स लिखते थे और लिखते हैं। वेल नोन इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं। उनकी पोएम्स ज़्यादातर पता है नेचर से कनेक्टेड होती है, ह्यूमन लाइफ से, इमोशंस से, फिलोसॉफिकल थॉट्स से, और डिसीजंस कोई भी है तो मतलब उन चीज़ों पे बेस्ड होती हैं इनकी पोएम। फ्रॉस्ट की स्पेशल क्वालिटी ये थी कि वो डेली लाइफ की स्मॉल और ऑर्डिनरी चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे और उनमें हिडन डीप मीनिंग ढूंढ लेते थे, और इसी वजह से उनकी पोएम इतनी सिंपल लगती थी बट एक्चुअली उनके अंदर लाइफ लेसन छुपे होते थे। इसीलिए हम उनकी पोएम को ना डीपली, मतलब जब हम उनकी पोएम को देखते हैं तो इनकी पोएम बहुत बड़ी या लंबी नहीं होती हैं, इनकी पोएम शॉर्ट ही होती हैं। लेकिन जब हम इनकी पोएम को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार हो सकता है कि बहुत इजी है, लेकिन जब पढ़ते हो तो बहुत अंदर 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 डीप मीनिंग छुपा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी पोएम्स बहुत डीपली होती हैं लेकिन बहुत ईजी लैंग्वेज में होती हैं। ठीक है। तो ये जो इन्होंने पोएम लिखी, इसका मेन रीज़न था कि इन्होंने जब अपने पेपर पे ये पोएम लिख रहे थे तो इन्होंने एक इंसेक्ट देखा और उसके ऊपर ये पोएम पूरी बेस्ड है, क्या है, कैसे है। तो अब हम चलो उस पोएम के बारे में समझते हैं कि आखिर इस पोएम में है क्या। सो लेट्स बिगिन। ओके। सो पोएम की स्टार्टिंग में ना पोएट बताते हैं कि वो राइटिंग कर रहे थे और उनके सामने एक वाइट पेपर था। सडनली उनकी नज़र एक टाइनी ब्लैक स्पेक पर पड़ती है, इतना टाइनी कि नॉर्मली शायद वो उन्हें दिखाई भी ना देता, बट क्योंकि वो वाइट पेपर पे था इसलिए क्लियरली विजिबल हो गया। अब इनिशियली पोएट को लगता है कि शायद वो इंक का डॉट है या डस्ट पार्टिकल होगा या फिर कुछ भी हो सकता है, ऐसा एक इनसिग्निफिकेंट सी चीज़। बट सडनली वो स्पेक मूव करने लगता है। ऑब्वियसली बात है, अगर आपके वाइट पेपर पे कोई भी इंसेक्ट है या कुछ भी छोटा सा पार्टिकल है, तो वो अगर मूव कर रहा है दैट मीन्स वो लिविंग है। ठीक है, डस्ट वगैरह थोड़ी ना मूव करेगा, वो मूव कर रहा था तो उन्हें समझ आ गया कि दैट इट इज़ अ इंसेक्ट। सो ये मोमेंट पोएम को टर्निंग पॉइंट में लेकर चला गया। जैसे ही पोएट देखते हैं कि वो मूव कर रहा है, वो राइटिंग स्टॉप कर देते हैं और उनका पेन हवा में ही रुक जाता है, बिकॉज नाउ देर इज अ क्यूरियोसिटी इंक्रीजेज इन हिज माइंड दैट कि अब वो सिर्फ राइटिंग नहीं कर रहे हो बल्कि ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऑर्डिनरी मूवमेंट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीनिंग देते हैं। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि हाँ हो रही है तो हो रही है। अगर हमारे सामने एक पेपर हो और अगर कोई मक्खी मान लेते हैं कोई मक्खी है आपके पेपर पे आ गई है, और या फिर कोई भी छोटा इंसेक्ट है, तो आप यू जस्ट लाइक कि आप उसे हटा दोगे वहाँ से या फिर फूंक मार के उड़ा दोगे या कुछ कर दोगे। बट ही स्टॉप हिज राइटिंग एंड कॉन्स्टेंटली ही ऑब्जर्व दैट इंसेक्ट। ठीक है। तो होता क्या है ना फिर कि वो रियलाइज करते हैं कि क्रीचर इतना स्मॉल है कि अगर वो चाहे
तो एक ड्रॉप इंक से उसे इजीली क्रश या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट वो ऐसा नहीं करते। फिजिकली वो इंसेक्ट कंप्लीटली वीक और पावरलेस है, बट फिर पोएट का पर्सपेक्टिव सडनली चेंज होता स्टार्ट दिखता है। वो चेंज होता है, कैसे चेंज होता है? वो इमेजिन करते हैं कि शायद इस टाइनी इंसेक्ट की भी फैमिली होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, और इसी वजह से वो एक्टिव और अलर्ट होगा। ये लाइन थोड़ा ह्यूमरस भी है बट डीप भी है। कहने का मतलब है ऑब्वियसली यार, मतलब इतना कोई कैसे सोच सकते कि यार इसकी भी फैमिली होगी, इसके भी बच्चे होंगे, इसके भी ये भी सिंगल पर्सन होगा जो घर में इतनी मेहनत करने वाला होगा। हम कभी सोच सकते हैं? नहीं, उन्होंने सोचा, दैट्स व्हाई ही इज़ अ पोएट। तो उन्होंने फिर ये सोचा, तो ना इनडायरेक्टली फ्रॉस्ट ह्यूमन लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से बिजी और एक्टिव रहते हैं, वैसे ही पोएट इंसेक्ट को भी एक मीनिंगफुल एक्सिस्टेंस देते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन आता है कि पोएट नोटिस करते हैं कि इंसेक्ट रैंडमली मूव नहीं कर रहा, वो केयरफुली रिएक्ट कर रहा है। जब उसके आसपास डेंजर क्रिएट होता है तो वो इंटेलिजेंट वे में अपनी मूवमेंट चेंज करता है। यहाँ पोएट को फील होता है कि ये जो टाइनी क्रीचर एक्चुअली है, उसके पास माइंड है। ये पोएट को रियलाइजेशन होती है दैट दिस टाइनी क्रीचर एक्चुअली हैज़ अ माइंड, राइट? सो इसी लाइन से पोएम का कंप्लीट मीनिंग चेंज हो जाता है। अब वो इंसेक्ट सिर्फ एक स्पेक नहीं रह जाता, वो एक लिविंग बीइंग बन जाता है, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया, जिसके पास अवेयरनेस है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है और इंटेलिजेंस भी है। मतलब वो समझ सकता है, महसूस कर सकता है, और वो इस चीज़ की बाउंडेशंस भी लगा सकता है कि अगर उसके आसपास कोई डेंजर है तो वो किस तरीके से उस चीज़ से फाइट करे या किस तरीके से उस चीज़ से टैकल करे। ठीक है? तो होता यहाँ पे ये है कि पोएट स्पेशली ऑब्जर्व करते हैं कि इंसेक्ट की मूवमेंट डेलिकेट और स्किलफुल है, मतलब बहुत ही नाजुक और बहुत ही तरीके से। मतलब वो ब्लाइंडली मूव नहीं कर रहा है, बल्कि सोच समझ कर रिएक्ट कर रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि अगर मैं जल्दी से भाग जाता हूँ, मैं वो इंस्टेंटली कोई एक्शन नहीं ले रहा है, लेकिन इस तरीके से ले रहा है कि वो बच भी जाए और उसको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। ठीक है? तो यहाँ फ्रॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं कि रियल वैल्यू फिजिकल साइज में नहीं होती, रियल वैल्यू इंटेलिजेंस और आपकी अवेयरनेस में होती है। आप कैसा सोचते हो, कैसा समझते हो, कैसा एग्जीक्यूशन करते हो, आपकी रियल वैल्यू उससे पता चलती है। आप कितने छोटे हो, कितने बड़े हो, कितना क्या है, आपके बॉडी से, आपके फिजिकल अपीयरेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका मेंटल स्टेबिलिटी, आपकी सोचने की, समझने की, करने की, उस चीज़ों को बताने की जो पावर है, वो ग्रेटर, कई कई ग्रेटर और वैल्यूएबल है। एक टाइनी क्रिएचर भी मेंटली अलर्ट हो सकता है और एक ह्यूमन बीइंग मेंटली डल हो सकता है। अब ये चीज़ इस पोएम में अब बताई गई है और समझाई गई है कि मतलब ऐसा नहीं है। आपने मेंटली अनस्टेबल पीपल को भी अपने आसपास देखा होगा जिनकी मेंटल कंडीशन सही नहीं होती है, और कुछ ऐसे छोटे से छोटे, आपने हाउस फ्लाई को देखा है? वो जैसे ही उसको फील होता है कि कोई उसे टच करने आ रहा है, टच करते ही वो फ्लाई कर देती है, वो उड़ जाती है। ठीक है? बहुत रेयर टू रेयर केस होता है कि हम उसको मार सकते हैं या वो हमसे मर जाती है। अदरवाइज़ जब उसे ऐसा फ़ील होता है कि कोई उसे पकड़ने आ रहा है, कोई उसे टच करने आ रहा है, तो वो क्या करती है? वो वहीं से उड़ जाती है। ठीक है? तो होता यही है कि यही चीज़ समझाना चाह रहे हैं जो हमारे पोएट हैं। अब पोएम का ना एक टोन और डीप हो जाता है। इस सेंटेंस के बाद पोएम का टोन और डीप हो जाता है। पोएट कहते हैं कि अगर वो उन लोगों में से नहीं हैं जो फेक सिंपैथी शो करते हैं या आर्टिफ़िशियली हर चीज़ को इमोशनल वे में ट्रीट करते हैं। मतलब कि ब्लाइंडली सेंटिमेंटल पर्सन नहीं है वो, कि अरे यार फेक सिंपैथी, मतलब दिखावे की दया करना, किसी पे दिखावे के लिए किसी की हेल्प करना, दिल से कोई चीज़ ना करना। देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको किसी की हेल्प नहीं करनी
तो अगर आप नहीं करनी है तो दिखावे के लिए मत करो, नहीं करनी है तो इट्स ओके, मत करो। लेकिन अगर वो चीज़ आप फेकली कर रहे हो कि नहीं मुझे करना है, मुझे पुण्य मिलेगा, तो उसका नहीं मिलेगा, वो पाप ही है, क्योंकि आप उस चीज़ को दिल से नहीं कर रहे हैं। अगर आप उस चीज़ को बहुत दिल से श्रद्धा से कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी है। और हर चीज़ के लिए इमोशनल फूल नहीं बनना, कुछ चीज़ें हमें स्ट्रांगली भी फाइट करनी होती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। बट अगर किसी लिविंग बीइंग में जेन्युइन इंटेलिजेंस और अवेयरनेस है, देन इट डिजर्व्स रिस्पेक्ट। अगर कोई भी लिविंग बीइंग है और उसमें इंटेलिजेंसी है, अपार्ट फ्रॉम देयर साइज और समथिंग, और वो एक छोटा सा इंसेक्ट ही क्यों ना हो, तो इट्स रियली अ रिस्पेक्टफुल थिंग कि दे हैव दैट मच कैपेबिलिटी टू थिंक, to execute, to know their foundation, to know their limits. They know that how to react, why to react. ओके, तो होता ये है यहाँ पे अब आगे कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फ्रॉस्ट यहाँ प्रैक्टिकल ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, फेक इमोशनैलिटी की नहीं। पोइट फर्दर ये फील करते हैं कि उन्होंने पहले कभी इतना टाइनी क्रीचर्स नहीं देखा जो इतना फियरलेस और मेंटली एक्टिव हो। यहाँ डॉटलेस वर्ड यूज हुआ है। डू यू नो दैट व्हाट इज अ डॉटलेस वर्ड मीन, जिसका मतलब होता है फियरलेस। इमेजिन करो, एक टाइनी इंसेक्ट है, एक ह्यूज वाइट पेपर के बीच में मूव कर रहा है, कंप्लीटली वल्नरेबल सिचुएशन है, फिर भी वो गिव अप नहीं करता, वो डिजर्व करता है अपनी मूवमेंट और सर्वाइवल। क्यों? और वो ये भी डिजर्व करता है कि हम उसको कुछ ना करें। मतलब अगर उन्होंने कितना डीपली इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, कैन यू इमेजिन। और इसी करेज और इंटेलिजेंस की वजह से पोएट उसे कंसिडरेबल बोलते हैं। नॉर्मली स्पेक वर्ड किसी इनसिग्निफिकेंट टाइनी थिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन फ्रॉस्ट इंटेंशनली उसके साथ कंसिडरेबल वर्ड यूज़ करते हैं, जो रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस शो करता है। मतलब फिजिकली वो क्रीचर टाइनी है, बट मेंटली और सिंबॉलिकली वो इम्पोर्टेंट है। अब अगर ओवरऑल पोएम का डीपर मीनिंग समझे तो फ्रॉस्ट इनडायरेक्टली ह्यूमंस को जज कर रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि सिर्फ ह्यूमन होना इनफ नहीं है। अगर इंसान के पास अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, ऑब्जर्वेशन पावर, थॉटफुल बिहेवियर नहीं है, तो फिर एक टाइनी इंसेक्ट भी उससे बेहतर हो सकता है। अगर आप किसी चीज़ को, हम बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आती है जब हम कुछ सोचते नहीं है, समझते नहीं है और इंस्टेंटली उस चीज़ पे एक्शन ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पोएट हमारे जैसे लोगों पे पॉइंट आउट करता है, उन जैसे लोगों पे पॉइंट आउट कर रहा है कि जो लोग सोचते समझते नहीं है, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल नहीं करते, दे डोंट कंसिडर दैट कि दे ऑल्सो हैव माइंड, दे हैव टू थिंक 1000 टाइम्स फॉर टेकिंग एनी डिसीजन और डूइंग एनी थिंग, जिससे कि दूसरे को भी प्रॉब्लम ना हो और उनका काम भी हो जाए। तो वो ये कहते हैं कि उनसे तो 1000 टाइम्स बेटर है वो लोग। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर होता क्या है कि पोएम हमें ये सिखाती है कि इंटेलिजेंस मैटर मोर देन फिजिकल पावर, अवेयरनेस गिव्स मीनिंग टू लाइफ, एवरी लिविंग बीइंग डिजर्व रिस्पेक्ट, और कभी भी किसी को सिर्फ साइज या अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। इस पोएम की सबसे स्पेशल बात ये है कि फ्रॉस्ट ने एक एक्सट्रीमली ऑर्डिनरी इंसिडेंट को इतना डीप फिलोसॉफिकली थॉट में कन्वर्ट कर दिया कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक टाइनी इंसेक्ट के थ्रू वो ह्यूमैनिटी, इंटेलिजेंस, रिस्पेक्ट, सर्वाइवल इंस्टिक्ट और मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस जैसे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देते हैं। और इसी वजह से ये जो पोयम है अ कंसिडरेबल स्पेक, सिर्फ नेचर पोयम नहीं है, ये एक्चुअली लाइफ और इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस पर बेस्ड है। सो बेसिकली ये जो पोएम है अ कंसिडरेबल स्पेक, ये बहुत ही नॉर्मल पोएम नहीं है, इसका बहुत ही डीप डाउन मीनिंग है, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और मैंने किया अभी इस पूरे वीडियो में। तो अगर आप इस पोएम को एक बार गो थ्रू होकर और मेरे पूरे एक्सप्लेनेशन को समझते हो तो ये पोएम आपको ईजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपको बिल्कुल भी कोई इशू नहीं आएगा।
So guys, this was the complete deep explanation of a considerable speck by Robert Frost. ये पोएम हमें रिमाइंड करती है कि ग्रेटनेस साइज से डिसाइड नहीं होती. इवन द स्मॉलेस्ट क्रीचर्स कैन बिकम इम्पॉर्टेंट इफ़ इट पोजेसेस अवेयरनेस, करेज एंड इंटेलिजेंसी एंड यूजिंग देयर मेंटल एबिलिटी, राइट. और रॉबर्ट फ्रोस्ट ब्यूटिफुली शो करते हैं कि कभी कभी लाइफ के बिगेस्ट लेसन्स हमें स्मॉलेस्ट थिंग्स से मिलते हैं. If you find this explanation very helpful, then please do like, share and subscribe the channel. And in the very next video, which is very coming soon from the next part 2, in which that we will do a proper its theme, its message, conclusion, and whatever the literary device and poetic devices used in this, and whatever the difficult words, that I will also explain in the next video. And after that we will do the based RTCs according to it, and then our this poem is over. But here this explanation of this poem is over. Now it's your work. You have to do reading and then listen to it properly, make notes that I will provide on my Telegram channel. Obviously you can make notes from there also, and even you can make a notes by your own. That will be all more helpful for you. Okay, and all the things I will provide it on my YouTube channel and a Telegram channel as well in a PDF form. So please do comment down which poem or chapter you want next, or story that I will make a new after this completion of this poem part, all the part 3 section, and after that. So thanks for watching everyone. Take care and bye bye, and meet you in next video. Okay, bye bye.